तो हेलो दोस्तों, आज हम लोग यूनिट 4 को कवर करेंगे। जैसा कि आपको पता होगा कि हम लोग घटना चक्र की जो असिस्टेंट प्रोफेसर का एग्जाम है यूपीएससी के द्वारा, उसके जीएस के लिए चीज़ें कवर कर रहे थे। तो इसमें हम लोग यूनिट 4 को, जहाँ पर हम लोग मानव एवं पर्यावरण को पढ़ेंगे, कुल मिला के एनवायरनमेंट के बारे में पढ़ेंगे। आप लोगों से दोस्तों रिक्वेस्ट है कि अगर आप वीडियो को देखते हैं तो उसको लाइक करा करें, चैनल को सब्सक्राइब कर लिया करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करने का प्रयास किया करिए। चलिए इसमें देखते हैं। सबसे पहले मानव व पर्यावरण का अंतः संबंध कैसा है उसको देख लेते हैं। तो मानव व पर्यावरण का अंतः संबंध पूरा काल से वर्तमान तक, यानी प्राचीन काल से वर्तमान तक कैसे रहा है वो हम देखेंगे। तो मानव की प्राकृतिक पर्यावरण के साथ द्विमुखी भूमिका होती है। वह जैविक संगठक के रूप में भौतिक मानव की हैसियत से तथा सामाजिक एवं आर्थिक व प्रौद्योगिक मानव के रूप में पर्यावरण को प्रभावित करता है। तो एक तो भौतिक मानव के रूप में, चूंकि हम भी एक प्रकृति का हिस्सा हैं, तो पर्यावरण को प्रभावित करेंगे, और दूसरा हमारी सामाजिक, आर्थिक और प्रौद्योगिकी जैसा पर हम पर्यावरण को किस प्रकार से उसका यूटिलाइजेशन करते हैं या उसका हम लोग दुरुपयोग करते हैं, ये है। अर्थात मानव दूसरे प्राणियों की अपेक्षा शारीरिक और मानसिक रूप से, साथ ही प्रौद्योगिक स्तर पर भी सर्वाधिक प्रगतिशील या सर्वाधिक विकासशील प्राणी है, अतः वह पर्यावरण को बृहद स्तर पर परिवर्तित कर अपने अनुकूल बनाने में समर्थवान है। शुरू में मानव भौतिक पर्यावरण से अन्य जीवों के समान संसाधन प्राप्त करता था तथा पर्यावरणीय संसाधनों में अपना योगदान भी करता था। इस प्रकार संस्कृति के विकास के प्रथम चरण में मानव भौतिक पर्यावरण के अन्य कारकों के समान एकमात्र कारक था, परंतु समाज और संस्कृति के विकास के साथ उसकी बुद्धि, उसका कौशल और उसकी प्रौद्योगिकी भी विकसित होती गई, और पर्यावरण के साथ उसकी भूमिका तथा संबंध में भी उत्तरोत्तर परिवर्तन होता गया। इस तरह मानव शुरू में प्रकृति का अंग तथा साझेदार था, वहीं आगे चलकर वह उसका स्वामी बन गया। पुरा काल में मानव और प्राकृतिक पर्यावरण के बीच संबंध काफी संतुलित था, लेकिन समय के साथ मानव के व्यवहार में परिवर्तन आया जो उपभोक्तावाद को दर्शाता है। इसके कारण यह संबंध असंतुलित हो गया। प्रौद्योगिकी विकास के साथ मानव के साथ प्रारंभिक मानव अब भौतिक रूप से भी बदल चुका है। मानव और पर्यावरण का कारक व पालक न होकर उसका विनाशक हो गया। इसलिए आवश्यक हो गया है कि संपोषणी विकास यानी सस्टेनेबल डेवलपमेंट, संपोषणी विकास, संपोषणी पर्यावरण यानी सस्टेनेबल एनवायरनमेंट और सस्टेनेबल डेवलपमेंट, सस्टेनेबल इकोनॉमी, सस्टेनेबल सोसाइटी के लक्ष्य की प्राप्ति हेतु मानव पर्यावरण संबंध को पुनः संतुलित किया जाए। इस अवधारणा को बल देने हेतु यूएनओ, यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन द्वारा सतत विकास लक्ष्यों, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल को विकसित किया गया। फिर है यूएनएफसीसी। तो यूएनएफसीसी की प्रक्रिया को गति देने की कोशिश की जा रही है। परीक्षा की दृष्टि से हम देख लेते हैं तो जैविक संगठनों को क्रमशः 2 वर्गों में विभक्त किया जाता है। कौन कौन से वर्ग? तो एक तो स्वपोषित और दूसरा है परपोषित। तो एक स्वपोषित होते हैं जीव और दूसरे परपोषित होते हैं, यानी कि ऐसे जीव जो अपना पोषण स्वयं कर लेते हैं और दूसरे जो दूसरों के एक प्रकार से दूसरों पर अपने पोषण के लिए निर्भर रहते हैं। जो अपना भोजन स्वयं बनाते हैं उन्हें हम स्वपोषी वर्ग के अंतर्गत रखते हैं, और जो अपना भोजन नहीं बना पाते हैं या जो स्वपोषित जीवों द्वारा निर्मित जैविक पदार्थों पर अपने भोजन के लिए निर्भर रहते हैं, तो वो परपोषित वर्ग में आते हैं। उत्पादक या प्रोड्यूसर वर्ग में मुख्य रूप से हरी पत्ती वाले पादप आते हैं जो कि स्वपोषित होते हैं। फिर है उपभोक्ता वर्ग में, मुख्यतः उपभोक्ता वर्ग में यानी कंज्यूमर वर्ग में परपोषित जीव आते हैं, जिन्हें हम मानव सहित जंतु प्राणी भी कह सकते हैं। सूक्ष्म जीव होते हैं जो मृत पादपों व प्राणियों तथा जैविक पदार्थों को वियोजित करते हैं, तो इन्हें हम डिकम्पोजर कहते हैं। डिकम्पोजर भी होते हैं। समानता जीव मंडल में एक जीव से दूसरे जीव में ऊर्जा भोजन के रूप में के स्थानांतरण के क्रम को हम लोग फूड चेन कहते हैं। जब एक जीव से ऊर्जा दूसरे जीव में जाती है तो वो क्या है? फूड चेन। सभी जीव अपने पोषण या आहार के स्रोत के आधार पर आहार श्रृंखला में एक विशेष स्थान ग्रहण करते हैं, जिसे क्या कहा जा सकता है? तो इसे हम ट्रॉफिक लेवल या पोषण स्तर के नाम से जानते हैं। सभी शाकाहारी जंतु होते हैं तो ये प्रथम श्रेणी के उपभोक्ता होते हैं। वे शाकाहारी जंतु जो वनस्पतियों को भोजन के रूप में ग्रहण करते हैं, तो खरगोश है, गाय है, बकरी है, हिरण, बहुत सारे ऐसे उदाहरण आपको मिल सकते हैं। फिर है वो सभी जंतु जो भोजन के लिए प्रथम श्रेणी के उपभोक्ताओं पर निर्भर होते हैं, उन्हें हम द्वितीय श्रेणी के उपभोक्ताओं में रखते हैं। मेढक और मछली ये मांसाहारी प्रकार के जीव होते हैं। मानव एवं पर्यावरण के मध्य बदलते संबंधों को पूरा काल से वर्तमान तक हम लोग 4 चरणों में बांट सकते हैं। पहला है शिकारी व भोजन संग्रह। तो ये हंटर एवं गैदर का टाइम था, जब मनुष्य हंट करता था और चीजों को गैदर करके खाता था। पूरा मानव द्वारा कृषि। तो
फिर बाद में कृषि आई, पशुपालन एवं पशुचारण हुआ, और चौथे में विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी का विकास हम लोग देखते हैं। शिकार एवं भोजन संग्रह। तो आज मानव द्वारा जानवरों का शिकार व भोजन एकत्र करने का समय प्रागैतिहासिक काल कहा जा सकता है। यह काल मानव सभ्यता एवं संस्कृति का प्रारंभिक दौर था। इस काल में मानव उदर पूर्ति हेतु पर्यावरण से कंदमूल फल प्राप्त कर लेता था। समय के साथ जंगली जानवरों का शिकार करने लगा। यह प्राकृतिक विदोहन की प्रथम घटना थी, परंतु आग के आविष्कार ने इसके सोच में परिवर्तन कर दिया। आग के असावधानीपूर्वक प्रयोग ने दावानल जैसी घटनाओं को जन्म दिया। यह अनजाने में पर्यावरण के विनाश की प्रथम घटना बनी। पर्यावरण क्या है? तो पर्यावरण दो शब्दों से मिलकर बनता है, परिध, आवरण। तो जोड़ने से पर्यावरण शब्द का उत्पत्ति होती है। पर्यावरण का शाब्दिक अर्थ होता है जो आवरण हमें चारों ओर से घेरे हुए। तो जो आवरण हमें चारों ओर से घेरे हुए है उसे हम क्या कहते हैं? पर्यावरण कहते हैं। पृथ्वी पर पाए जाने वाले भूमि, जल, वायु, पेड़ पौधे एवं जीव जंतुओं का समूह जो हमारे चारों ओर है, सामूहिक रूप से पर्यावरण कहलाता है। पर्यावरण के ये अजैविक और जैविक संगठक आपस में अंतःक्रिया भी करते हैं। यह संपूर्ण प्रक्रिया एक तंत्र के रूप में संचालित होती है, इसे पारिस्थितिकी तंत्र के रूप में परिभाषित किया जाता है। पर्यावरण संरक्षण जो अधिनियम 1986 में आया था के अनुसार पर्यावरण किसी जीव के चारों तरफ घिरे भौतिक व जैविक दशाएं तो उनके साथ अंतःक्रिया को सम्मिलित करता है। पर्यावरण एक अविभाज्य समष्टि है तथा जैविक व अजैविक तत्वों वाले पारस्परिक क्रियाशील तंत्रों से इसकी रचना होती है। पर्यावरण के 3 संगठक हैं। पहला है भौतिक या अजैविक संगठन, तो इसमें स्थल, वायु, जल आता है। ये भौतिक या अजैविक है, नॉन लिविंग कंपोनेंट है। फिर लिविंग कंपोनेंट या जिसे हम जैविक कंपोनेंट कहते हैं, तो इसमें पादप आते हैं, मनुष्य आता है, जंतु आते हैं और सूक्ष्म जीव आते हैं। ऊर्जा संगठक, तो इसमें सौरीय ऊर्जा और भूतापीय ऊर्जा को हम शामिल कर सकते हैं। दूसरा है पूरा मानव द्वारा कृषि करना, तो कृषि प्रारंभ होती है। फिर प्रारंभ में मानव स्वयं के खाए हुए बीज को जमते हुए देखा होगा, जिससे उसके मन में पौधारोपण की इच्छा जागृत हुई होगी। इस प्रकार प्राचीन कृषि तथा स्थायी जीवन का प्रारंभ हुआ होगा। इसके साथ ही प्राचीन नदी घाट सभ्यताओं का भी प्रादुर्भाव हुआ। पशुपालन एवं पशुचारण कार्य, तो प्रारंभ से मानव ने मांस एवं दूध के उद्देश्य की पूर्ति हेतु पशुओं को पालना आरंभ किया था। साथ ही पर्यावरण के साथ सामंजस्य बनाते हुए आवास निर्माण एवं चारा प्रबंधन का प्रयोग भी शुरू हुआ। इसे सामूहिक जीवन का प्रारंभ कह सकते हैं हम लोग। पर्यावरण के जो कारक हैं उनको देख लेते हैं, फैक्टर या कंपोनेंट क्या क्या है पर्यावरण के कुछ कारक संसाधन के रूप में कार्य करते हैं और कुछ कारक नियंत्रक के रूप में कार्य करते हैं। वह तंत्र जिसमें समस्त जीवधारी आपस में एक दूसरे के साथ तथा पर्यावरण के उन भौतिक एवं रासायनिक कारकों के साथ परस्पर क्रिया करते हैं जिसमें वो निवास करते हैं, पारितंत्र कहलाता है। पर्यावरण विज्ञान निश्चित रूप से जीव विज्ञान से संबंधित है और साथ ही पारिस्थितिकी केंद्रित रूप से पर्यावरण जीव विज्ञान से जुड़ा हुआ है। पर्यावरण, जीवमंडल, पारिस्थितिकी तंत्र, ये संरचना 2 घटकों जिन्हें हम जीवोम कहते हैं, पादप एवं प्राणी हैं। फिर आवास में भौतिक पर्यावरण आता है, से मिलकर बना है। तो जो पर्यावरण है या जीवमंडल या पारिस्थितिकी तंत्र है, ये 2 घटकों से, जीवोम यानी पादप एवं प्राणी और आवास से मिलकर बना है। इन्हें क्रमशः जैविक एवं अजैविक घटक भी कहते हैं। प्रारंभ से 18वीं शताब्दी के उत्तरार्ध तक मानव ने जो भी बदलाव पर्यावरण में किया वह पर्यावरण पर नकारात्मक प्रभाव डालने वाला नहीं था। इस दौरान मानव प्राकृतिक संसाधनों को स्वयं के अनुरूप बनाने में समर्थ हो गया था, लेकिन प्रकृति की सर्वोच्चता बनी हुई थी। अब हम विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी के विकास को देखते हैं। तो औद्योगिक क्रांति व विज्ञान तथा तकनीकी विकास ने मानव पर्यावरण संबंधों की दिशा तय करने में पहली भूमिका निभाई, जैसे औजारों का निर्माण, आग का आविष्कार एवं पहिए का आविष्कार निर्माण। फिर है ऑस्ट्रेलोपिथेकस मानव ने औजारों का निर्माण प्रारंभ किया। कुल्हाड़ी होमो इरेक्टस ने बनाई। पूरा मानव द्वारा बनाए गए औजार नवपाषाण के परिचायक होते हैं। नवपाषाण युग के, नियोलिथिक एज के ये कहीं न कहीं उदाहरण हम कह सकते हैं। आग एवं पहिए के आविष्कार ने मानव जीवन में युगांतकारी परिवर्तन लाकर उसके जीवन को सुगम बनाने में सहायता की। औद्योगिक क्रांति की शुरुआत 18वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में हुई थी। इस दौरान प्राकृतिक संसाधनों का अविवेकपूर्ण दोहन प्रारंभ हुआ। मानव पर्यावरण संबंधों में कटुता आई तथा मानव ने नगरीकरण एवं विलासितापूर्ण जीवन की पूर्ति हेतु पर्यावरण की अपूरणीय क्षति की। यह मानव के अविवेकपूर्ण कार्यों का परिणाम है कि वह आज खुद की बनाई गई कब्र पर खड़ा है। अब हम लोग परिस्थिति के बारे में देखेंगे। सामान्यतः परिस्थिति शब्द हमारे आसपास उपस्थित प्रत्येक तत्व के विवेचनात्मक विवरण जैसा प्रतीत होता है, और यह सही भी है क्योंकि परिस्थिति का संबंध प्रकृति की व्यवस्था से ही है। परिस्थिति को परिभाषित करते हुए कहा जा सकता है कि यह वह विज्ञान है जो एक तरफ सभी जीवों तथा उसके भौतिक परिवेश का अध्ययन करता है, वहीं दूसरी ओर विभिन्न जीवों में अभिक्रियाशीलता एवं अंतर संबंधों का अध्ययन करता है।
इस प्रकार पारिस्थितिकी किसी जीव के वातावरणीय आवास तथा उसे प्रभावित करने वाले कारकों और उन कारकों से जीव के संबंध का अध्ययन करता है। पारिस्थितिकी के संबंध में हुए शोधों को गत देने वालों में प्रमुख भूमिका डार्विन की मानी जानी चाहिए, जब उन्होंने प्रजातियों के उद्भव की संकल्पना का प्रतिपादन किया। पारिस्थितिकी के क्षेत्र में के फ्रेडरिक व फ्रेजर डार्लिंग का भी कार्य महत्वपूर्ण है। के फ्रेडरिक ने वर्ष 1958 में पारिस्थितिकी के संबंध में कहा कि यह समस्त सदस्यों के रूप में जीवधारियों का विज्ञान है। पारिस्थितिकी ने अपने अध्ययन क्षेत्र में प्रकृति पर मानवीय प्रभाव, जिससे मानव जीव जंतु भी प्रभावित होते हैं, को शामिल किया, जबकि पर्यावरण अध्ययन ने भी अपने विषय क्षेत्र को इन्हीं बिंदुओं के आसपास रखा। तो हम अब जीवमंडलीय पारिस्थितिकी तंत्र देख लेते हैं। तो इसमें स्थलीय बायोम आता है और जलीय बायोम आता है। स्थलीय बायोम में पादप तंत्र आता है, जंतु तंत्र आता है, मृदा तंत्र आता है, जबकि जलीय बायोम में पादप तंत्र, जंतु तंत्र और पोषक तत्व शामिल होते हैं। तो ये आप देख सकते हैं, ये स्थलीय बायोम है। स्थलीय बायोम है, इसमें पादप तंत्र, जंतु तंत्र और मृदा तंत्र आपस में जुड़े हुए हैं और एक दूसरे के साथ क्रिया करते हैं। जबकि जो जलीय बायोम है, इसमें पादप तंत्र, जंतु तंत्र एवं पोषक तत्व शामिल होते हैं। तो ये आपस में बेसिकली गुथे हुए हैं, है ना, एक दूसरे के साथ बिल्कुल ही गुथे हुए हैं। फिर है जो प्राकृतिक पर्यावरण के प्रति जन जागरूकता का ही परिणाम था कि ऑस्ट्रेलिया की सरकार द्वारा पर्यावरण संरक्षण के लिए ग्रीन आर्मी का गठन किया गया। पर्यावरण के प्रति आम जनमानस के बीच जागरूकता बढ़ाने के लिए 5 जून को प्रतिवर्ष पर्यावरण दिवस मनाया जाता है। पर्यावरणीय शिक्षा विद्यालयों एवं महाविद्यालयों में एक विषय के रूप में सेमिनार, कॉन्फ्रेंस, मास मीडिया, रेडियो, टीवी, मैगजीन, विज्ञान केंद्रों की स्थापना एवं युवाओं को शामिल कर जन जागरूकता को फैलाया जा सकता है। अब हम पर्यावरणीय क्षरण एवं कारण एवं निवारण उसको क्या देखेंगे। सबसे पहले इसमें हम ग्रीन हाउस इफेक्ट या ग्रीन रहित प्रभाव देखेंगे। तो पृथ्वी पर ऊर्जा विद्युत चुंबकीय तरंगों के रूप में पहुंचती है, जिसे सौर ऊर्जा कहा जाता है। सौर ऊर्जा में मुख्यतः पराबैंगनी, दृष्टिगोचर किरणें और अवरक्त किरणें होती हैं। इसमें से नुकसानदायक पराबैंगनी किरणें अधिकतर ओजोन मंडल में अवशोषित हो जाती हैं, जबकि दृष्टिगोचर और अवरक्त किरणें पृथ्वी पर ऊष्मीय विकिरणों के रूप में पहुंचती हैं। ऊष्मीय विकिरण पहले धरातल को गर्म करता है और फिर इसी गर्मी से विकिरण संवहन और चालन द्वारा वायुमंडल गर्म होता है। ग्रीन हाउस इफेक्ट, तो इसके अन्य नाम है भूमंडलीय तापन या हरित गृह प्रभाव। परिभाषा क्या है, तो वायुमंडल में ऊष्मारोधी गैसों की मात्रा में वृद्धि होती है, वायुमंडल के औसत तापमान में वृद्धि होती है। अवधारणा, तो ये एक प्राकृतिक प्रक्रिया है, नेचुरल प्रोसेस है। ग्रीन हाउस गैस, तो इसकी संकल्पना किसने दी थी ग्रीन हाउस गैस की? जोसेफ फोरियर ने 1824 में जोसेफ फोरियर ने इसकी अवधारणा दी थी। प्रमुख गैसें, तो कार्बन डाइऑक्साइड है, विश्वव्यापी ताप वृद्धि का मुख्य कारण है, इसमें मीथेन और नाइट्रस ऑक्साइड शामिल है। सूर्य की ऊर्जा से गर्म होने के बाद जब पृथ्वी ठंड होने लगती है, तब ऊष्मा पृथ्वी से बाहर विसरित होती है, लेकिन कार्बन डाइऑक्साइड, क्लोरोफ्लोरोकार्बन, नाइट्रस ऑक्साइड, जलवाष्प, मीथेन और अन्य ऊष्मारोधी गैसें इस ऊष्मा का कुछ भाग अवशोषित कर लेती हैं एवं शेष बची ऊष्मा को पुनः धरातल को वापस कर देती हैं। इससे वायुमंडल के निचले भाग में अतिरिक्त ऊष्मा एकत्र हो जाती है। पृथ्वी की ऊष्मा अवरक्त विकिरण के रूप में विकिरित होती है। इसके लगभग 90% भाग को वायुमंडल में उपस्थित कार्बन डाइऑक्साइड गैस अवशोषित कर लेती है। विगत कुछ वर्षों में इन ऊष्मारोधी गैसों की मात्रा वायुमंडल में बढ़ जाने के कारण वायुमंडल के औसत तापमान में वृद्धि हो गई है। इसे हम भूमंडलीय तापन, ग्लोबल वार्मिंग अथवा ग्रीन हाउस प्रभाव कहते हैं। कुछ महत्वपूर्ण इसमें स्टेटमेंट देखते हैं। तो फिर नेक्स्ट है क्योटो प्रोटोकॉल संबंधित है, तो ये जलवायु परिवर्तन से संबंधित है। क्योटो प्रोटोकॉल जलवायु परिवर्तन से संबंधित है, 1997 में हुआ था आई थिंक। बायोगैस के प्रमुख घटक हैं, तो मीथेन और कार्बन डाइऑक्साइड बायोगैस के प्रमुख घटक हैं। प्रत्येक बालक के लिए एक पेड़ का नारा पर्यावरण सुरक्षा कार्यक्रम आशय से है। फिर है प्राकृतिक प्रकोप संपत्ति और जीवन को अधिकतम नुकसान पहुंचाता है। प्राकृतिक प्रकोप संपत्ति और जीवन को अधिकतम नुकसान पहुंचाता है। जल मौसमी प्रकोप प्राकृतिक प्रकोप है जो कि संपत्ति और जीवन को अधिकतम नुकसान पहुंचाता है। मीथेन गैस का मुख्य स्रोत है, तो आर्द्र स्थल यानी जो वेटलैंड होते हैं और धान के खेत। फिर है ईंधन बैटरी चालित वाहन में ऊर्जा प्राप्त होती है हाइड्रोजन के दहन से। वर्तमान में राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण के अध्यक्ष हैं नरेंद्र मोदी, प्रधानमंत्री। तो नरेंद्र मोदी जी हैं, जो भी प्रधानमंत्री होता है वही राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण के अध्यक्ष होते हैं। ग्रीन हाउस गैस में वायुमंडल में लघुत्तम समय तक ठहर पाती है, तो मीथेन। नगोया संधि या नगोया प्रोटोकॉल ये जैव विविधता से संबंधित है।
सबसे अधिक कज्जल या कालिख निकलती है तो तापी जो थर्मल पावर प्रोजेक्ट होते हैं उनसे निकलती है। सतही ओजोन उत्पन्न होती है तो परिवहन क्षेत्र से होती है। जोसेफ फोरियर ने 1824 में ग्रीन हाउस गैस या हरित गैसों की संकल्पना को दिया था। ग्रीन हाउस प्रभाव एक प्राकृतिक प्रक्रिया है, नेचुरल प्रोसेस है, जिसके द्वारा किसी ग्रह या उपग्रह के वातावरण में मौजूद कुछ गैसें उस ग्रह उपग्रह के वातावरण के ताप को अपेक्षाकृत अधिक बनाने में सहायक होती हैं। विश्वव्यापी ताप वृद्धि के पीछे मुख्य कारण कार्बन डाइऑक्साइड गैस है, जिसे ग्रीन हाउस गैस कहा जाता है। मीथेन और नाइट्रस ऑक्साइड भी इसी प्रकार की गैसें हैं। ये सभी गैसें वातावरण की ऊष्मा को सोख लेती हैं। यह ठीक उसी प्रकार होता है जैसे ग्रीन हाउस में ग्लास अपने अंदर समाहित गर्म हवा को बाहर नहीं निकलने देता है। ग्रीन हाउस प्रभाव के नाम से जाना जाता है। ग्रीन हाउस प्रभाव में वायुमंडलीय गैसों यानी इसमें मुख्य रूप से कार्बन डाइऑक्साइड द्वारा अवरक्त विकिरण यानी जो इंफ्रारेड रेज होती हैं को अवशोषित कर लिए जाने से वायुमंडल का तापमान बढ़ता है। पृथ्वी के वायुमंडल में पाई जाने वाले 3 प्रमुख जो ग्रीन हाउस गैसें हैं, जलवाष्प है ना, जलवाष्प है, फिर है कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन, नाइट्रस ऑक्साइड और क्लोरोफ्लोरोकार्बन। ये सब ग्रीन हाउस गैसें हैं। जलवाष्प है, कार्बन डाइऑक्साइड है, मीथेन है, नाइट्रस ऑक्साइड है और क्लोरोफ्लोरोकार्बन। कार्बन टेट्राफ्लोराइड और नाइट्रस ऑक्साइड को भी ग्रीन हाउस गैस, ये भी ग्रीन हाउस गैसें हैं, परंतु इनका योगदान उपरोक्त गैसों की अपेक्षा काफी कम है। ग्रीन हाउस प्रभाव में सर्वाधिक योगदान देने वाले प्रमुख गैसें इस प्रकार हैं। तो जलवाष्प का जो योगदान रहता है वो 36 से 72% का रहता है। कार्बन डाइऑक्साइड का 9 से 26%, मीथेन का 4 से 9% और ओजोन का 3 से 7%। हाइड्रोजन प्रकृति में द्विआण्विक गैसों के रूप में पाई जाती है, जो वायुमंडल की बाह्य परत की प्रमुख संघटक। हरित गृह प्रभाव और जलवायु परिवर्तन। ग्रीन हाउस गैसें तो प्रत्यक्ष रूप से शामिल गैसें हैं तो कार्बन डाइऑक्साइड है, मीथेन है, नाइट्रस ऑक्साइड है ना, फिर है CFC है ना, SF6 है और NF3 है, जिसे हम नाइट्रस ऑक्साइड कहते हैं। प्रत्यक्ष रूप से जो गैसें शामिल हैं तो नाइट्रोजन ऑक्साइड है, कार्बन मोनोऑक्साइड है, नॉन मीथेन वोलेटाइल ऑर्गेनिक कंपाउंड और सल्फर डाइऑक्साइड इसमें शामिल है। ग्रीन हाउस प्रभाव का कारण कार्बन डाइऑक्साइड गैस धरती पर जीवन के लिए हानिकारक और लाभदायक दोनों है। कार्बन डाइऑक्साइड पौधे ग्रहण कर का संश्लेषण क्रिया द्वारा जीवनदायिनी ऑक्सीजन गैस की रचना करते हैं, जो हमारे जीवन के लिए लाभदायक है। वहीं यह भूतापी या भूमंडलीय तापन का मुख्य कारण भी है, जो हमारे लिए हानिकारक। मानवीय गतिविधियों द्वारा उत्पन्न अधिकांश कार्बन डाइऑक्साइड वायुमंडल के निचले भाग में नहीं रुकती, बल्कि समुद्री पादपों या भूमि पर पौधों एवं मिट्टी द्वारा अवशोषित कर ली जाती है। प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया में पादप प्लवक यानी फाइटोप्लैंक्टन कार्बन डाइऑक्साइड को ग्रहण कर उसे पादप सामग्री में परिवर्तित कर देते हैं। वैश्विक ऊष्मन कार्बन डाइऑक्साइड के उत्सर्जन के कारण होता है। तो वैश्विक जो ऊष्मन है, ये ग्लोबल वार्मिंग है, ये कार्बन डाइऑक्साइड के उत्सर्जन के कारण होता है। वर्ष 1990 में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा वायुमंडल में जहां 315 ppm थी यानी पार्ट्स पर मिलियन के आसपास थी, वहीं अब यह 415 ppm को पार कर चुकी है, तो लगभग 100 ppm बढ़ चुका है। जो विश्व मौसम विज्ञान संगठन है के अनुसार पूर्व औद्योगिक यानी प्री इंडस्ट्रियल युग में कार्बन डाइऑक्साइड की सांद्रता लगभग 278 ppm थी, यानी 78 ppm यानी 0.03% थी, जिससे वायुमंडल, समुद्र एवं जीवमंडल आदि के बीच संतुलन बना रहता था। यदि कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा इसी तरह बढ़ती रही तो 21वीं सदी पूरी होने तक यह मात्रा करीब 650 से 950 ppm हो जाएगी और पृथ्वी का तापमान 6 डिग्री सेल्सियस बढ़ जाएगा। मीथेन गैस को मार्स गैस भी कहते हैं, जिसका स्रोत बायोगैस है, जीवाणु अपघटन है तथा जुगाली करने वाले पशु हैं। यह एक हरित ग्रह गैस है यानी ग्रीन हाउस गैस है, जो कि वायु प्रदूषक एयर पोल्यूटेंट होता है। मीथेन तो इसका जो रासायनिक नाम है CH4 से इसको हम लोग दर्शाते हैं, है ना। इसका अन्य नाम मार्स गैस है। इसके स्रोत क्या है तो बायोगैस है, जीवाणु अपघटन है, जुगाली करने वाले जो पशु होते हैं, धान के खेत हैं, कोयले की खदानें हैं, आर्द्र भूमि है, समुद्र है, हाइड्रेट है। ये आर्द्र भूमि, समुद्र और हाइड्रेट ये प्राकृतिक स्रोत है और ये एक वायु प्रदूषक है। धान के खेत, कोयले की खदानें, घरेलू पशु वातावरण में मीथेन उत्सर्जन के मानवीय स्रोत हैं, जबकि आर्द्र भूमि, समुद्र, हाइड्रेट ये मीथेन उत्सर्जन के प्राकृतिक स्रोत होते हैं। प्राकृतिक स्रोतों से वैश्विक मीथेन उत्सर्जन का सर्वाधिक 76% भाग आर्द्र भूमि से ही उत्सर्जित होता है। परीक्षाधिष्ट तो जलवायु परिवर्तन का कारण है ग्रीन हाउस गैस, ओजोन का क्षरण और प्रदूषक
जो प्रदूषण हो रहा है वो सब जलवायु परिवर्तन ग्लोबल वार्मिंग का कारण है। एक गैस जो धरा पर जीवन के लिए हानिकारक और लाभदायक दोनों है, कार्बन डाइऑक्साइड। जरूरी भी है और घातक भी है। वह गैस जो ग्लोबल वार्मिंग के लिए ज्यादा जिम्मेदार है तो कार्बन डाइऑक्साइड है। जुगाली करने वाले पशुओं से जिस ग्रीन हाउस गैस का उत्सर्जन होता है वो मीथेन है। वैश्विक ऊष्मन के फलस्वरूप बारंबारता और प्रचंडता बढ़ रही है तो ग्लेशियर के पिघलने की दर बढ़ रही है। समुद्री जल स्तर में वृद्धि हो रही है। सूखा, बाढ़, चक्रवात, तूफान आदि में वृद्धि हो रही है। जलवायु परिवर्तन पर अंतर सरकारी पैनल के अनुसार वर्ष 1990 से 2100 के मध्य तापमान में वृद्धि होगी तो 1.4 से 5.8 डिग्री सेल्सियस। आईपीसीसी के अनुसार वर्ष 1990 और 2100 के मध्य समुद्री सतह में वृद्धि का अनुमान क्या है तो 0.33 से 0.45 के बीच मीटर होगा ये इसकी इकाई। चावल की खेती से संबद्ध अवायवीय परिस्थितियां मीथेन के उत्सर्जन की कारक है तथा जब नाइट्रोजन आधारित उर्वरक प्रयुक्त किए जाते हैं तब मृदा से नाइट्रस ऑक्साइड का उत्सर्जन होता है। जलवायु परिवर्तन के दो प्रमुख घटक हैं, कार्बन उत्सर्जन में वृद्धि वाले कारक और कार्बन अवशोषण में कमी वाले कारक। कार्बन उत्सर्जन में वृद्धि वाले कारणों में जीवाश्म ईंधनों का अधिक प्रज्वलन, तेल से चलने वाले वाहनों की संख्या में अधिक वृद्धि आदि आते हैं, जबकि अत्यधिक वनों उन्मूलन से कार्बन उत्सर्जन दर में कमी आ रही है। अतः वायुमंडल में कार्बन सांद्रण यानी जो कार्बन कंसंट्रेशन है बढ़ रहा है, जो हरित ग्रह प्रभाव में वृद्धि कर जलवायु को प्रभावित कर रहा है। इसके अतिरिक्त जीवाश्म ईंधन के जलने से वायुमंडल में ग्रीन हाउस गैसों में वृद्धि तथा ओजोन परत का अवक्षय जलवायु परिवर्तन के प्रमुख कारण है। जलवायु परिवर्तन हेतु ग्रीन हाउस गैस व प्रदूषण प्रत्यक्ष रूप से जबकि ओजोन परत का क्षरण अप्रत्यक्ष रूप से जिम्मेदार है। अब ग्रीन हाउस गैस का प्रभाव तो भूमंडलीय उष्णता या तापन का प्रभाव हिम क्षेत्रों में तेजी से पिघलती बर्फ के रूप में देखा जा सकता है। मौसम में तेजी से परिवर्तन हो रहे हैं और सागर तट के सीमावर्ती क्षेत्र तेजी से डूब रहे हैं। तो भूमंडलीय उष्णता के प्रभाव जो ग्लोबल वार्मिंग हो रही है उसके प्रभाव सकारात्मक प्रभाव भी हैं, कुछ नकारात्मक प्रभाव भी। सकारात्मक प्रभाव है अधिक बादल हमें देखने को मिलते हैं, अधिक मात्रा में प्रकाश संश्लेषण हो रहा है। CO2 चूंकि ज्यादा है तो प्रकाश संश्लेषण ज्यादा हो रहा है। बाष्पोत्सर्जन की दर कम हो रही है और पौधों द्वारा जल उपयोग की क्षमता में वृद्धि हो रही है। ये कुछ सकारात्मक प्रभाव है ना। अब हम नकारात्मक प्रभाव देखते हैं तो तापमान में वृद्धि हो रही है। फिर ग्लेशियर का पिघलना, ये एक नकारात्मक प्रभाव है, ग्लेशियर का पिघलना है ना। फिर है समुद्र के स्तर में वृद्धि, मौसमी दशाओं में परिवर्तन, जैव विविधता को नुकसान, सूखा, बाढ़, फसल उत्पादकता में कमी, भारी आर्थिक क्षति, ये सब इसके नकारात्मक प्रभाव है। अब है समय से पूर्व आम में बैर आना, ये वैश्विक तापन से ही संबंधित है तथा वैश्विक तापन से स्वास्थ्य भी को प्रभावित हो रहा है। आर्कटिक व ग्रीनलैंड हिम चादर, जो आर्कटिक और ग्रीनलैंड की आइस शीट है, वैश्विक तापन द्वारा सामान्यतः पहले प्रभावित होने वाले सर्वाधिक भंगुर पारिस्थितिकी तंत्र हैं। ये सर्वाधिक फ्रेजाइल इकोसिस्टम है जो कि इससे प्रभावित हो रहे हैं ग्लोबल वार्मिंग से। जलवायु परिवर्तन पर अंतर सरकारी पैनल जो आईपीसीसी है, जो कि संयुक्त राष्ट्र के तत्वाधान में गठित अंतर सरकारी वैज्ञानिक निकाय है, के अनुसार ग्रीन हाउस गैस, हरित गैस वे गैसें हैं जो कि पृथ्वी, वातावरण तथा बादलों द्वारा उत्सर्जित ऊष्मीय अवरक्त विकिरण को अवशोषित व उत्सर्जित करती हैं। इसमें जो प्रमुख है तो कार्बन डाइऑक्साइड है, जल वाष्प है, फिर है नाइट्रस ऑक्साइड, मीथेन है, ओजोन है, जो कि साधारणतः पृथ्वी के वायुमंडल में उपस्थित रहती हैं। अब हरित ग्रह प्रभाव में सर्वाधिक योगदान देने वाली जो गैसें हैं उनका क्रम देख लेते हैं। तो जल वाष्प का क्रम सबसे ज्यादा है, सबसे पहले सर्वाधिक योगदान ये देती है, लगभग 72% तक योगदान रहता है इसका। फिर दूसरे नंबर पे CO2 है, कार्बन डाइऑक्साइड है, तीसरे नंबर पे मीथेन है, चौथे नंबर पर नाइट्रस ऑक्साइड है ना। चीन विश्व का सबसे बड़ा ग्लोबल कार्बन उत्सर्जक देश है। भूटान को विश्व का शीर्ष कार्बन निगेटिव देश माना जाता है। यहाँ मतलब कि जो ये देश जितना कार्बन डाइऑक्साइड उत्सर्जित करना चाहिए उससे कम कर रहा है। जून 2008 में तत्कालीन प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह ने जलवायु परिवर्तन पर भारत की प्रथम राष्ट्रीय कार्य योजना को जारी किया था। फिर है 30 जून 2008 को जलवायु परिवर्तन पर भारत की राष्ट्रीय कार्य योजना का शुभारंभ किया गया था। भारत की राष्ट्रीय जलवायु परिवर्तन कार्य योजना नेशनल एक्शन प्लान ऑन क्लाइमेट चेंज के अंतर्गत 8 राष्ट्रीय मिशन शामिल हैं, जिसमें से पहला है नेशनल सोलर मिशन, राष्ट्रीय सौर मिशन, दूसरा है राष्ट्रीय संवर्धित ऊर्जा बचत मिशन यानी नेशनल मिशन फॉर इनहेंस्ड एनर्जी एफिशिएंसी,
फिर राष्ट्रीय सतत पर्यावास मिशन, नेशनल मिशन ऑन सस्टेनेबल हैबिटाट, फिर है राष्ट्रीय जल मिशन, नेशनल वाटर मिशन, फिर राष्ट्रीय हिमालयी कार्यप्रणाली परिरक्षण मिशन, नेशनल मिशन फॉर सस्टेनिंग द हिमालयन इकोसिस्टम। छठवां है राष्ट्रीय हरित भारत मिशन, नेशनल मिशन फॉर अ ग्रीन इंडिया। सातवां है राष्ट्रीय सतत कृषि मिशन, नेशनल मिशन फॉर सस्टेनेबल एग्रीकल्चर। और आठवां है राष्ट्रीय जलवायु परिवर्तन कार्यनीतिक ज्ञान मिशन है ये, तो नेशनल मिशन ऑन स्ट्रेटेजिक नॉलेज फॉर क्लाइमेट चेंज। राष्ट्रीय जलवायु परिवर्तन कार्य योजना के तहत रेखांकित 8 मिशनों में से एक मिशन राष्ट्रीय हरित भारत मिशन वनों के उन प्रभाव को स्वीकार करता है जिसका जलवायु परिवर्तन समन वन पर निर्भर समुदायों की खाद्य सुरक्षा, जल सुरक्षा, जैव विविधता संरक्षण एवं आजीविका पर सुरक्षा के जरिए पर्यावरण को बेहतर बनाने पर पड़ता है। फिर है परीक्षा दृष्टि। तो वर्ष 1977 में विश्व पर्यावरण सम्मेलन आयोजित किया गया था कहाँ? क्योटो में। 1997 में विश्व पर्यावरण सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया था? क्योटो में। कार्टेजिना प्रोटोकॉल का संबंध है जैव सुरक्षा समझौते से। भारत की जलवायु परिवर्तन पर प्राथमिक राष्ट्रीय कार्य योजना 2008 में प्रकाशित हुई। फिर है सूर्य के प्रकाश से पराबैंगनी विकिरण क्रिया पैदा करती है ओजोन। वायुमंडल में उपस्थित ओजोन परत अवशोषित करती है, तो ये अल्ट्रा वायलेट किरणों को अवशोषित करती है। ओजोन परत अवस्थित है तो ये समताप मंडल या जिसे हम स्ट्रेटोस्फीयर कहते हैं में है ये। समताप मंडल में ओजोन के स्तर को प्राकृतिक रूप से विनियमित किया जाता है नाइट्रोजन ऑक्साइड द्वारा। ओजोन छिद्र का कारण है तो क्लोरोफ्लोरोकार्बन है। ओजोन छिद्र का निर्माण सर्वाधिक तो अंटार्कटिका में हुआ है। फिर है मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल, ये ओजोन परत के संरक्षण से संबंधित है। फिर है 1986-87 में ये हुआ था बेसिकली। फिर ओजोन परत संरक्षण दिवस कब मनाया जाता है? तो 16 सितंबर को ये मनाया जाता है, 16 सितंबर को मनाया जाता है। अब है अक्टूबर 2015 में राष्ट्रीय ग्रीन इंडिया मिशन की राष्ट्रीय कार्यकारी परिषद हुई थी। द्वितीय बैठक में देश के 4 राज्यों मिजोरम, मणिपुर, केरल और झारखंड द्वारा प्रस्तावित संभावित योजनाएं एवं संचालनों की वार्षिक योजना को मंजूरी दी गई। जलवायु परिवर्तन पर संयुक्त राष्ट्र संरचना सम्मेलन को सौंपे गए अभीष्ट राष्ट्रीय निर्धारित योगदान के तहत भारत ने अनेक घोषणाएं की हैं। भारत की कार्य योजना के तहत INDCC के लक्ष्यों में वन व वृक्ष लगाकर कार्बन सिंक को बढ़ावा देना, प्रदूषण उपशमन, स्वच्छ ऊर्जा विशेषकर नवीनीकरण ऊर्जा को बढ़ावा देना, ऊर्जा दक्षता को बढ़ावा देने इत्यादि शामिल है। ओजोन परत तो समताप मंडल में पाई जाने वाली ओजोन परत पराबैंगनी किरणों से हमारी रक्षा करती है। वैश्विक तापन व ग्रीन हाउस गैसों के उत्सर्जन के चलते इसमें लगातार क्षरण हुआ है। ओजोन परत संरक्षण की बात मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल जो कि 1987 में हुआ था में की गई थी। ओजोन परत O3 तो ये हमें पराबैंगनी किरणों से बचाता है। पराबैंगनी किरणें बेसिकली त्वचा कैंसर के लिए उत्तरदायी हैं। फिर जीन उत्परिवर्तन के लिए, यानी हमारे जीन को ही चेंज कर सकती हैं, मोतियाबिंद इत्यादि के लिए उत्तरदायी होती हैं। फिर है CFC ओजोन क्षरण का कारण। तो CFC ही ओजोन क्षरण का कारण, यानी ये जो CFCs हैं ये ओजोन क्षरण का कारण होते हैं। ओजोन दिवस 16 सितंबर को मनाया जाता है। ओजोन को मापने की जो इकाई है वो डॉप्सन है। डॉप्सन इसको मापने की इकाई है। मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल ओजोन क्षरण से रिलेटेड है। ये 1987 में हुआ था। फिर है ओजोन परत समताप मंडल में 20 से 30 किलोमीटर के बीच में पाई जाती है। ओजोन छिद्र अंटार्कटिका के ऊपर है। ब्रिटिश टीम द्वारा इसे 1985 में खोजा गया था। ओजोन छिद्र के अंटार्कटिका के ऊपर होने के निम्न कारण कौन कौन से हैं? तो वायु परिसंचरण प्रणाली है, क्लोरीन परिकल्पना है, समताप मंडलीय मेघ परिकल्पना है, सौर कलंक का प्रभाव और ध्रुवीय वाताग्र। ओजोन क्षरण की समस्या से निपटने हैं जो प्रमुख सम्मेलन हुए हैं, तो वियना सम्मेलन हुआ है 1985 में, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल हुआ था या मॉन्ट्रियल सम्मेलन हुआ था 1987 में, हेलसिंकी सम्मेलन हुआ था 1989 में और लंदन सम्मेलन हुआ था 1989 में। सर्वप्रथम ब्रिटिश दल ने वर्ष 1985 में टोटल ओजोन मैपिंग स्पेक्ट्रोमीटर की मदद से अंटार्कटिका के ऊपर ओजोन छिद्र का पता लगाया था। कब? 1985 में। ओजोन परत को डॉप्सन इकाई में मापा जाता है। डॉप्सन को यूनिट 0 डिग्री तथा 1 ATM दाब पर शुद्ध ओजोन की 0.01 मिलीमीटर की मोटाई के बराबर ये होती है। फिर है ओजोन छिद्र के लिए क्लोरोफ्लोरोकार्बन उत्तरदायी है। क्लोरोफ्लोरोकार्बन क्लोरीन, फ्लोरीन एवं कार्बन के मानव निर्मित यौगिक हैं। यह रसायन ग्रीन हाउस प्रभाव में योगदान देने के साथ साथ ओजोन परत की ओजोन गैस से अभिक्रिया करके ओजोन को ऑक्सीजन के रूप में विघटित कर देता है, जिससे ओजोन परत का क्षरण होता है। क्लोरोफ्लोरोकार्बन मानव निर्मित रसायनों का एक समूह है जो रंगहीन व गंधहीन तथा सरलता से दम में परिवर्तित हो जाता है। यह ओजोन परत के ह्रास के लिए उत्तरदायी प्रमुख गैस है। यह एक अत्यधिक
स्थायी यौगिक है जो वायुमंडल में 80 से 100 वर्षों के बीच में रहता है। क्लोरोफ्लोरोकार्बन क्लोरीन, फ्लोरीन और ऑक्सीजन से बना मानव निर्मित गैसीय द्रवीय पदार्थ है जो रेफ्रिजरेटर और वातानुकूलित यंत्रों में शीत कारक के रूप में प्रयोग किया जाता है। फ्रिजों में प्रशीतक के रूप में भरी जाने वाली जो गैसों का विपणन सामान्यतः मेफ्रॉन ब्रांड नाम के तहत किया जाता है। ये सामान्यतः हैलोनिक हाइड्रोकार्बन, जिसे हम HCFC भी कहते हैं, हाइड्रोक्लोरिक मीथेन आदि होते हैं। हालांकि अमोनिया भी प्रशीतक के रूप में बड़े संयंत्रों में प्रयुक्त होती है। वायुमंडल में विद्यमान ओजोन परत सूर्य से आने वाली हानिकारक पराबैंगनी किरणों को रोकने का कार्य करती है, जिससे पृथ्वी पर जीवन की सुरक्षा होती है। ओजोन परत की क्षीणता के लिए उत्तरदायी गैसें हैं तो CFC है, हेलोजन्स हैं, नाइट्रस ऑक्साइड है, ट्राइक्लोरोएथीन है, हेलोन 1211 और 1301 इत्यादि। वायुमंडल में उपस्थित ओजोन के क्षरण का क्लोरोफ्लोरोकार्बन एक प्रमुख कारण है। वायुमंडल के ध्रुवीय भागों में ओजोन का निर्माण धीमी गति से होता है, अतः ओजोन के क्षरण का प्रभाव सर्वाधिक ध्रुवों के ऊपर परिलक्षित होता है। ध्रुवीय समताप मंडलीय बादलों में उपस्थित नाइट्रिक अम्ल क्लोरोफ्लोरोकार्बनों से क्रिया कर क्लोरीन का निर्माण करता है, जो कि ओजोन परत के प्रकाश रासायनिक विनाश के लिए उत्तरदायी। क्योंकि ध्रुवीय समताप मंडलीय बादल ऐसा माध्यम है जहाँ क्लोरीन यौगिक ओजोन परत का विनाश करने वाले क्लोरीन कणों में परिवर्तित हो जाते हैं, अतः ओजोन परत में छिद्र का निर्माण करने से इनकी उपस्थिति आवश्यक। ओजोन छिद्र का सर्वाधिक निर्माण अंटार्कटिका के ऊपर पाया जाता है। अब है ओजोन परत संरक्षण के उपाय। टोरंटो विश्वविद्यालय के वैज्ञानिक GW केंट मूर के नेतृत्व में अनुसंधानकर्ताओं ने वर्ष 2005 में तिब्बत पठार के ऊपर ओजोन हैलो का पता लगाया था, यानी एक प्रकार से ओजोन होल का पता लगाया था। इसमें तिब्बत पठार के चारों ओर अतिरिक्त ओजोन की उपस्थिति का पता लगाया। पठार के ऊपर केंद्रीय भाग में ओजोन की कम मात्रा एवं परिधि के चारों ओर अतिरिक्त ओजोन का छल्ला पाया गया। फिर है इसके अतिरिक्त ओजोन की सांद्रता अधिक प्रदूषित शहरों में उपस्थित ओजोन सांद्रता की तरह थी। कहतव्य है कि O3 का उच्च सांद्रण मनुष्यों में खांसी, सीने में दर्द उत्पन्न करने के साथ साथ फेफड़ों को भी क्षति पहुंचा सकता है। मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल पृथ्वी की ओजोन परत के संरक्षण से संबंधित है। उल्लेखनीय है कि मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल के अनुसार CFC, हेलोजेंस और अन्य ओजोन रिक्तीकरण रसायनों जैसे कार्बन टेट्राक्लोराइड के उत्पादन पर रोक लगाई गई है। क्लोरोफ्लोरोकार्बन, हेलोजेंस और कार्बन टेट्राक्लोराइड तीनों ही पदार्थ ओजोन रिक्तीकारक हैं। यह वीना संधि का एक प्रोटोकॉल है जिसका उद्देश्य ओजोन परत का क्षरण करने वाले पदार्थों क्लोरोफ्लोरोकार्बन आदि को प्रयोग से हटाना है। यह प्रोटोकॉल 1 जनवरी 1989 से प्रभावी हुआ। वर्ष 1994 में संयुक्त राष्ट्र महासभा ने प्रतिवर्ष 16 सितंबर को अंतर्राष्ट्रीय ओजोन परत क्षरण दिवस के रूप में मनाए जाने की घोषणा की थी। उल्लेखनीय है कि वर्ष 1987 में इसी दिन 16 सितंबर को मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल ऑन सब्सटेंसेस दैट डिप्लीट द ओजोन लेयर पर हस्ताक्षर किए थे। अतः 16 सितंबर को ओजोन परत के संरक्षण के लिए अंतर्राष्ट्रीय ओजोन दिवस मनाया जाता है। वर्ष 2022 के अंतर्राष्ट्रीय ओजोन परत संरक्षण दिवस का विषय पृथ्वी पर जीवन की रक्षा करने वाले वैश्विक सहयोग ग्लोबल कॉपरेशन प्रोटेक्टिंग लाइफ ऑन अर्थ था। वर्ष 2023 के अंतर्राष्ट्रीय ओजोन परत संरक्षण दिवस का विषय क्या था? मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल ओजोन परत को ठीक करना और जलवायु परिवर्तन को कम करना। मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल फिक्सिंग द ओजोन लेयर एंड रिड्यूसिंग क्लाइमेट चेंज था। वर्ष 2024 के अंतर्राष्ट्रीय ओजोन परत संरक्षण दिवस का विषय था मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल जलवायु कार्यवाही को आगे बढ़ाना। मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल एडवांसिंग क्लाइमेट एक्शन। परीक्षा दृष्टि तो पिछली शताब्दी में वैश्विक औसत तापमान में वृद्धि हुई है 1.8 फ़ारेनहाइट। फिर है हरित गृह प्रभाव यानी ग्रीन हाउस इफेक्ट के अभाव में भूसतह का औसत तापमान कितना हो जाएगा? तो ये 0 डिग्री फ़ारेनहाइट से -18 डिग्री फ़ारेनहाइट हो जाएगा। इसलिए ये जरूरी भी है, लेकिन बहुत ज्यादा हो रहा है तो वो भी कहीं ना कहीं जरूरी नहीं। फिर है जलवायु परिवर्तन का क्रायोजेनिक संकेतक प्राप्त किया जाता है तो आइस कोर से। पृथ्वी का धुरी पर अवस्था बदलना जलवायु परिवर्तन के लिए एक कारक है, सुझाया था मिलुटिन मिलान कोविच ने। 50 से अधिक देशों द्वारा समर्थित संयुक्त राष्ट्र का मौसम परिवर्तन समझौता प्रभावी हुआ 21 मार्च 1994 को। मोमेंट फॉर चेंज क्लाइमेट न्यूट्रल नाउ यह पहल परिवर्तित की गई है तो ये UNFCCC
ज्वाला द्वारा परिवर्तित की गई है। ब्लू कार्बन है तो ये महासागरीय व तटीय पारिस्थितिकी तंत्रों द्वारा प्रतिग्रहित ये कार्बन है। फिर है ओजोन परत क्षरण के प्रभाव क्या होंगे? तो सूर्य से आने वाली हानिकारक पराबैंगनी किरणों से त्वचा कैंसर होने का खतरा रहता है। अधिक समय तक सूर्य की पराबैंगनी विकिरण के शरीर पर पड़ने पर डीएनए में आनुवांशिक उत्परिवर्तन हो सकता है, जो त्वचा कैंसर का कारण बन सकता है। सूर्य की पराबैंगनी किरणों को सामान्यतः 3 वर्गों में बांटा जाता है: यूवीए, यूवीबी और यूवीसी किरणें। यूवीए और यूवीबी किरणें यानी अल्ट्रावायलेट ए और अल्ट्रावायलेट बी किरणों का त्वचा पर हानिकारक प्रभाव पड़ता है। अल्ट्रावायलेट सी भी अत्यंत घातक होती है, परंतु पृथ्वी सतह तक ही पहुंच नहीं पाती। हरित ईंधन के प्रयोग से पर्यावरण प्रदूषण में कमी आती है। एथेनॉल एक प्रसिद्ध अल्कोहल है, इसे एथिल अल्कोहल भी कहते हैं। इसका प्रयोग हरित ईंधन के रूप में होता है। एथेनॉल किसी शक्करमय पदार्थ, गन्ने की शक्कर, ग्लूकोज, सोरा, महुए का फूल आदि या स्टार्चमय पदार्थ से प्राप्त होता है। पाइन, करंज, फर्न से भी क्युंडनीकरण कर एथेनॉल प्राप्त किया जाता है। इसे हरित ईंधन स्रोत में शामिल करते हैं। गन्ने की खेती द्वारा भी बायो एथेनॉल की प्राप्ति की जा सकती है। इसका उपयोग ईंधन के रूप में करके ऊर्जा प्राप्त की जा सकती है। सूक्ष्म जैविक ईंधन कोशिकाएं जैव परिवर्तनीय सबस्ट्रेट में उपलब्ध रासायनिक ऊर्जा को सीधे विद्युतीय ऊर्जा में परिवर्तित कर देती हैं। सबस्ट्रेट के इलेक्ट्रॉनों में परिवर्तन हेतु सूक्ष्म जीवों जैसे बैक्टीरिया का उत्प्रेरक के रूप में प्रयोग किया जाता है। अपशिष्ट जल के शोधन हेतु सूक्ष्म जैविक ईंधन कोशिकाओं के प्रयोग से जल शोधन की लागत तो घटती है, पर साथ ही यह विद्युत उत्पादन का एक आकर्षक विकल्प भी है। सूक्ष्म जैविक ईंधन कोशिकाओं में मुख्यतः कार्बनिक पदार्थों जैसे ग्लूकोज, सुक्रोज, सेलुलोज, स्टार्च, एसीटेट, एथेनॉल, मेथनॉल, एमिनो अम्ल, प्रोटीन इत्यादि सबस्ट्रेट के रूप में प्रयुक्त होते हैं। साथ ही कुछ अकार्बनिक पदार्थों जैसे कि सल्फाइड्स का भी सबस्ट्रेट के रूप में प्रयोग होता है। शैवाल आधारित जैव ईंधनों का उत्पादन समुद्रों व महाद्वीपों दोनों में संभव। इन ईंधनों के उत्पादन एवं अभियांत्रिकी करने हेतु उच्च स्तर की विशेषज्ञता की आवश्यकता होती है। साथ ही अधिक उत्पादन के लिए नवाचार हेतु भी ज्ञान और अनुभव की आवश्यकता होती है। बायो एस्फाल्ट डामर का विकल्प है, जिसका निर्माण गैर पेट्रोलियम आधारित नवीकरणीय स्रोत से किया जाता है। इन स्रोतों में चीनी, सीरा, धान, मक्का, लिग्निन, सेलुलोज, ताड़ के तेल का अपशिष्ट, सफेद सरसों के तेल का अपशिष्ट आदि सम्मिलित है। फिर है गैर पेट्रोलियम आधारित डामर सड़कों की सतह का तापमान कम करने में मददगार होती है। अतः बायो एस्फाल्ट से सड़कों की ऊपरी सतह बिछाना परिस्थिति के अनुकूल है।